Our next and last speaker for today's focus group of this session is Dr. Chetana Ji Jyotishi. Dr. Chetana Ji has received her training in Kathak initially from late Guru Pandit Kalyan Das Mahant and after his demise from Nrityacharya Ram Lal Ji of the Raigad Gharana. She has received formal training of the Lucknow Gharana from Mandavi Singh Ji and Professor Ashirvadam. Her doctoral work, Kathak Nritya ke Paripreksha mein Naika Bhed, was completed under the guidance of the late Professor Premlata Sharma Ji, for which she was also awarded the research fellowships. She has also received a senior fellowship from the Ministry of Culture for her work on Kathak Nritya ki ऐतिहासिक अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन. She has taught Kathak for 11 years at the Indira Kala Sangeet Vidyalaya in Khairagad and has also worked director of Kathak Kendra New Delhi from 2009 to 2013. She has various publications to her name, to name just a few: Kathak Kalpadruma, Sangeet Kaladhar, and Naika Bhed in Kathak. I now invite on the stage our last speaker for today, Dr. Chetana Jyotishi. आप सबको प्रणाम। विषय प्रवेश या मध्य का विस्तार और समापन कुछ नहीं सूझ रहा, क्योंकि सब कुछ हो चुका हर तरह से हो चुका। ये लाइट्स अगर मैं आप लोगों को देखूं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि पता नहीं। तो सबसे पहली बात, ये दूसरा अनुभव यहाँ आने का, बहुत ही कम समय में ये दूसरा ऐसा अनुभव जो बड़ा विचारोत्तेजक और आह्लाद के साथ साथ आशा जगाने वाला, पुणे विद्यापीठ के संदर्भ में। तो पुनः बहुलीकर जी को साधुवाद और परिमल के लिए शुभाकांक्षा कि उनका परिमल चहुदिशी तक पहुँचे। नृत्य आलोचना, समालोचना, क्रिटिसिज्म, इस पे बात 2 दिन से हो रही है हर कोण से। बढ़िया बात ये लग रही है कि आलोचक, संपादक, नर्तक भी बुलाए गए। ये बड़ी कृपा भी लगी और बहुत अच्छा भी लगा। और उसे पढ़ने या देखने वाले पाठक और दर्शक ये भी शामिल हैं। तो इसलिए ये जो सजावट हुई वो कुछ उसमें से कुछ मक्खन अवश्य निकलेगा, इसकी भी एक पूरी संभावना और आशा बन रही है। कल के दोनों ही सत्रों में ये बात बार बार उठी, क्रिटिसिज्म, आलोचना, इसके सही मायने क्या हैं। और हमें से बहुशः सभी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि यहाँ उपस्थित तो शायद सभी, आलोचना या क्रिटिसिज्म के जो कोशगत अर्थ है उसे वाकिफ़ हैं, उससे परिचित हैं। मगर फिर भी एक और संस्कार हमारे अंदर तो स्थायी रूप ले चुका है, एक नकारात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति वाला। क्यों क्रिटिसाइज़ किया इस तरह का, तो या मेरी आलोचना मत करो। हम जानते हैं कि आलोचना समालोचना है जो समान रूप से विमर्श को सामने रखती है, गुण दोष के साथ में और निरपेक्ष भाव से होती है। ये पढ़ा है, पर वो जैसे हम थियोरी को पढ़ के नोटबुक में और एग्ज़ाम में लिखने के बाद भूल जाते हैं, लगभग वही स्थिति इसके साथ भी है कि हम जानते तो हैं उसका सही अर्थ, मगर जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो कुछ ऐसी वाली हो जाती है। और इसीलिए कल एक बिटिया ने प्रश्न उठाया था कि ऐसा क्यों है कि डांसर्स और क्रिटिक्स जो हैं वो एक एज पे हैं, या जैसे कि लीला जी ने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि हम दीवारों से कह रहे हैं। तो वो संवाद नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक से कर्म क्षेत्र में लगे होकर और एक से उद्देश्य के राही होकर भी एक ही चीज़ को पाने के लिए, ये एक जो त्रिकोणीय प्रेम कथा है समीक्षक की, प्रयोक्ता की और प्रेक्षक की, एक ही काम के लिए सब जा रहे हैं, एक ही उद्देश्य है, एक ही चीज़ पाना है, मगर फिर भी
जो कहते हैं आप लोग ना, नॉट ऑन द सेम पेज वाली बात है। हम साथ ना होकर आमने सामने कई बार आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। तो नर्तक या प्रयोक्ता या तो उस नज़र से देखता है कि मेरी तारीफ़ ही हो जाए, आप अच्छा ही कह दें, और या मैं जो चाहूँ उस तरह से अच्छा कह दें, इसलिए वो आपके पास उतना ही आता है बस। और जो दर्शक हैं, प्रेक्षक हैं, जबकि आप उन्हीं में से एक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रतिनिधि वही होता है जो कुछ विशेष होता है, उस एक बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला। मगर वो उनसे भी दूरी बन जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष चीज़ है, और हैं ज़रूर विशेष। जब ज्ञान वृद्ध हो जाते हैं, जैसे ये जितने सामने बैठे हैं, आयु वृद्ध होना ही अकेले ज़रूरी नहीं है कि उसी से ज्ञान आ जाएगा, मगर जब ज्ञान वृद्ध हो जाते हैं तो वो विशेष तो हो ही जाता है व्यक्ति। लेकिन हम सभी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मैं अपने से लेकर के और जितने भी हम लोगों को जितना कुछ नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी, और अभी भी नहीं है, तो हमें ये ज़रूर आँख खोल के जानने की और उनको सुनने की और समझने की चेष्टा तो निरंतर करनी पड़ेगी, और तब वो पास जाके ही होगा। दूरी बनाए रखने से नहीं होगा, और वो क्या चाहते हैं या वो क्या कह रहे हैं उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें, चाहे जिस माध्यम से। और अब तो बहुत सारे माध्यम हैं, डिजिटाइज में हम जीवन में जी रहे हैं। एक तो ये बात हुई कि हम इन दोनों ही शब्दों के जो आज मतलब संगीत या नृत्य या परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेखन, गायन, वादन, सभी के परिप्रेक्ष्य में क्रिटिसिज्म को जिस भी अर्थ में, हमें जिस अर्थ में लेना चाहिए, उसी का हम पोषण करके आगे बढ़ें। एक चीज़ और मुझे शायद के आपने कही थी कि कुटियाट्टम के संदर्भ तक मुझे याद आ रहा है कि योजना का एक संदर्भ आपने दिया था जो 15वीं-16वीं शताब्दी से आप उसको कह रहे थे, और शायद सुनील भाई कह रहे थे कि कॉलोनियन प्रभाव से ये चीज़ हमारे यहाँ आई है। मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है, मैं दोबारा कह रही हूँ। पर जिस वक्त परिमल ने मुझे ये बताया कि इस तरह का हम काम करने जा रहे हैं, तो मेरे मन में तुरंत ये बात आई कि आचार्य भरत नाट्यशास्त्र में कहा ही गया है, और हर बार सबसे पहले वहीं ध्यान जाता है कि न तत्शिल्पम, न तज्ज्ञान, न सा विद्या, न सा कला। तो भैया यही भी होगा, ये भी होना ही चाहिए, क्योंकि उसका तो एरिया बड़ा ही वास्ट है, बड़ा ही गहरा है, और सब कुछ के लिए है, किसी एक के लिए कहा नहीं। अभी भी आपने कहा कि हम उसमें से अपने आप को रिलेट कहीं कहीं एसोसिएट करते चलते हैं। नाट्यशास्त्र कभी नहीं कह रहा कि ये भरतनाट्यम के लिए है, या कुचिपुड़ी के लिए है, या कथक के लिए है, या XYZ किसी के लिए भी है। और उस पर से भरत कहते हैं कि तब भी शास्त्र का फॉलो का ज्ञान रखने के बाद भी लोक रूढ़ी को प्रमाण माने, क्योंकि वो इस बारे में बहुत सचेत और सजग और अवेयर हैं कि परिवर्तन प्रयोग धर्मा कला का मूल लक्षण है, होगा ही होगा। तो आप स्टेगनेंट नहीं है, सड़ा हुआ पानी नहीं है, इसलिए वो परिवर्तन तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पर वो परिवर्तन किस स्तर पे और कौन से, मतलब जो ऊपर से लेके अंदर तक जाता हुआ है या अंदर से बाहर आता हुआ है। हम आजकल ज़्यादातर कॉस्ट्यूम के अंदर को या मेकअप ऑयली कर लिया, पेस्टल करके कॉस्ट्यूम, उसको परिवर्तन कह लेते हैं, या पैर ऊपर उठा लिया और अजीब सी बिंदी टीका लगा लिया, अजीब से यहाँ बाल बांध लिया, कुछ कर, उसको परिवर्तन कहते हैं। बार बार कल भी ये बात उठी है, उसके पहले भी जहाँ भी जिस भी मंच पे बात होती है, सभी विचार करने वाले और इवन सब बच्चे भी समझते होंगे कि कंटेम्प्रेरी जिसको कह रहे हैं वो आप सभी हैं। जो प्रयोक्ता हैं वो आज के काल में अगर कर रहे हैं तो वो समकालीन है। और ये क्यों समस्या है कि हम परंपरागत हैं तो हम, या दकियानूस हैं, या हम कहीं के बड़े छुपने लायक अपने आप को समझ रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी हम वापस इसी में आए क्रिटिसिज्म में, तो मैंने जब उस एक परम सूत्र को पकड़ के कि भाई कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसी कला, कोई भी ऐसी विद्या, कोई भी ऐसा शिल्प जब नाट्यशास्त्र से अछूता नहीं है, सबके बारे में जानकारी वहाँ है, हम ही उस जीवन में नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, तो ढूंढा तो जाए। 27वां अध्याय नाट्य सिद्धि निरूपण, बाँझें खिल गईं, दिल खुश हो गया कि हाँ कुछ तो कहने लायक बनेगी बात। नाट्य सिद्धि निरूपण कहते कहते अभी जैसा मुझे भी लगा था, और विशेष रूप से मुझे ये, मैं मानती हूँ कि आप लोगों को तो पता होगा, मगर विद्यार्थियों के लिए नाट्य सिद्धि कहाँ हो रही है, नाट्य की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि जिस काल की बात वो कर रहे हैं, गीति नाट्य हुआ करते थे, और गीति नाट्य और बाद के काल में हजारों वर्षों में, शताब्दियों में नाटक का रूप बहुत बदला है। नाटक
कि उस रूप के लिए भरत अन्य कलाओं की उपस्थिति नहीं है नहीं कहते, आनुषंगिक कलाएं हैं। मुख्य है नाट्य और उसकी आनुषंगिक सहकारी कलाएं हैं, इसलिए वहाँ नाच भी है, गाना भी है, बजाना भी है, अन्य अन्य सभी चीज़ें। और इसीलिए नाट्य शास्त्र समग्र का एक चिंतन विवरण प्रस्तुत करता है और किसी एक आदमी की रचना नहीं है। अगर हम उस पर चल रहे हैं तो आज हम भी भरत संप्रदाय के हैं। हम अगर उस पर विचार चिंतन कर रहे हैं या उसको अगर प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी संप्रदाय का एक हिस्सा है। तो एक इतना वृहद ग्रंथ धीरे धीरे प्रयोग और उसके परीक्षण के साथ दिए जाने वाले लक्षण, इसलिए लक्ष्य लक्षण परंपरा का पोषण करने वाला ग्रंथ बनता गया है। तो वहाँ नाट्य गेय गीति नाट्य होते थे और गीति नाट्य में या गेय रूप में नाटक के वो स्वरों का वितान जब होता है तो अभिनय की मुद्राओं की संभावना बढ़ती है। आप जब डायलॉग ऐसे बोलते हैं तो आप कितने जल्दी कोई अभिनय करेंगे, मगर जब आप किसी चीज़ को गा कर के कह रहे हैं तो वहाँ स्वर का वितान है और आपको अभिनय का स्पेस मिल जाता है। तो ये बात वहाँ समझ में आती है। नाट्यशास्त्र में स्थान स्थान पर नृत्य और नृत्य शब्द मिलता है, पर वैसा विभाजन नहीं है जो अभिनय में या बात के अन्य ग्रंथों में मिल रहा है। या दशरूपककार तो बिल्कुल ऐसे परिभाषा दे देते हैं उसकी। तो क्या भरत नहीं जानते थे? वो हम नहीं जान रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और हमें बात पलट पलट के देखना होगा। बार बार मैं फिर कहूँगी कि प्रेमलता बहन जी कहती थी कि पाठ करो, ज़ोर ज़ोर से पाठ करो, किसी को सुनाने के लिए, अपने को सुनाने के लिए, क्योंकि उससे अर्थ निकलते हैं। बार बार पाठ करने से वो अर्थ खोलते चलते हैं। जहाँ जहाँ नृत्य की बात, और मुनियों ने प्रश्न जब उनसे किया भी, अन्य ऋषियों ने, कि जब सब कुछ नाट्य कर रहा है तो नृत्य क्यों है? तो कहा कि शोभा के वर्धन के लिए, चमत्कार के लिए। यही होता है कि जब बहुत तीव्र गति में कुछ हो रहा हो, करण अंगहार हो, विक्षेप हो, पादन्यास हो, तो मैस्मराइज होकर हम देखते हैं वाह क्या बात है, क्योंकि वो हम उतना आसानी से करने के लिए बड़ी साधना चाहिए और वो सौष्ठव रूप में हो, किसी तरह किसी भी तरह ना हो। लेकिन जहाँ जहाँ भाव अभिनय की बात वहाँ है, आसारित आदि गीतकों के साथ भी, तो वहाँ अभिनय शब्द का उन्होंने प्रयोग अवश्य किया है श्लोकों में। तो ज़रूर कि वो नृत्य या नृत्य और नृत्य को इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर रहे, पर वहाँ भी गीत के साथ अभिनय है भी, और गीति नाट्य थे तो था ही था अभिनय। उसका अपना एक स्वरूप था तत्कालीन नाटकों का। बाद में जब नाटकों का स्वरूप बदला तो अलग से नृत्य की विधा को भी आवश्यकता पड़ गई डेवलप होने की, क्योंकि सब मुख्य रूप से पदार्थ के अभिनय की बात हो रही है। पद के, और पद संस्कृत के हिसाब से प्रत्येक सार्थक शब्द, और उससे बनी फिर रचना। और उसी रूढ़ हो गया कि मीरा के पद, तुलसी के पद या अन्य कवियों के, महानुभावों के पद। तो जब ये एक मूल बात थी, तो वहाँ पर उस तरीके से उन्होंने उसके सारे संबंधित विषयों का भी निरूपण किया। इसलिए नाट्य की बात है तो नृत्य सिद्धि या अन्य सिद्धियों में उसको बिल्कुल गिना जा सकता है। और जब आगे पढ़ के उसको पढ़ते हैं तो वहाँ जो समीक्षक, आलोचक, समालोचक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ शब्द मिलता है प्राश्निक। प्राश्निक है आज का हमारा एसेसर, एवेल्युएटर, समालोचक, विमर्शक, आलोचक। आलोचक और समालोचक में बेटा उधर आप लोग नहीं, आलोचना गुण दोष विवेचन इत्यादि है, मगर समालोचना उससे एक कदम और आगे, पूरे अवधान के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरी जानकारी और पूरी समझ, और आपके अंदर भी वो चीज़ समाई हुई है। तब आप अभी बार 2 दिन में ये भी उठा कि हमने तो देखा ही नहीं। श्याम हरि जी ने कहा था कि उनके किसी कलीग ने देखा तो ओडिसी और बताइए कथक क्या बात थी, बहुत सुंदर कथक देख के आए। तो ऐसा भी होता है, और ऐसा होता ही, ज़्यादातर ऐसा होता है। हम जिन लोगों से मुखातिब हैं या जिनको 2 दिन से सुन रहे हैं, वो ज्ञानवृद्ध लोग हैं, और इसी प्रोफेशन के बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं देखना सुनना चाहते, और लेकिन लिखना चाहते हैं। और 2 दिन से ये भी बात हो रही है कि पैसा इसमें नहीं बनता, मगर पता नहीं वो तो बना रहे हैं पैसा, और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े भी पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो कैसे करते हैं नहीं पता, पीत पत्रकारिता किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमेशा सुनती रहती हूँ। तो हाँ, नहीं पता, खैर सब कुछ नहीं जान सकती हूँ। वो भरत भी कह रहे हैं कि एक उम्र में सबको, एक जीवन छोटा है सब कुछ जानने के लिए। तो उस विषय के विशेषज्ञों से पूछे, मैं आपसे बात इस विषय में।
तो इसलिए वहाँ प्राश्निक की बात है। अब भरत प्राश्निक का स्वरूप और प्रेक्षक का भी स्वरूप, प्रेक्षक की भी बात है। प्रयोक्ता के लिए तो सारा नाट्य शास्त्र में सारा उल्लेख है ही है, प्रयोक्ता को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको प्रयोक्ता, ये भी नहीं कि अभी तो हम लोग कोई भी आ जाते हैं, हम कहते हैं कि कला को देखो हमारे शरीर को मत देखो, और बिल्कुल ये सही भी है। इस पे सांख्य दर्शन में कहा गया, मैं थोड़ी देर बाद उसको बताऊंगी। पर पहले के आचार्य ये ज़रूर देखते थे कि नर्तक या नर्तकी के लिए सौष्ठव और उसका शारीरिक किस तरह का मापदंड है, वो पहली एक, क्योंकि वो दिख रहा है सबसे पहले, बाद में आ रही कला, तो वो तो एक ज़रूरत थी हमारी। अब तो बहुत सारे वो कौन से संस्थाएं हैं जो मानव अधिकार की बात करिए, आपने कैसे इसको एडमिशन नहीं दिया कथक केंद्र में, वो बच्चा सुन नहीं सकता। मैंने कहा हम स्पेशली मतलब डिफरेंट कहें, एबल्ड कहें, जो भी कहें, आपकी जो भी आज की टर्मिनोलॉजी हो, हमको उसको सिखाने के लिए हमारे शिक्षक अयोग्य हैं, यानी हमने वैसी ट्रेनिंग नहीं दी है। आपके पिछले डायरेक्टर जो थी उन्होंने इसको दिलाया था और फीस भी माफ़ की थी, आपको देना पड़ेगा, मैं हाई कोर्ट घसीट के ले जाऊँगा। मैंने कहा माफ़ कीजिए, ज़रूर घसीट ले जाइए, मगर इसको सिखाएं कैसे? और जिस पर कि वो ईयरिंग एड निकाल देता है बच्चा, क्योंकि उसको इतना ज़रूर समझ में आता था कि उसके पिता वो थोड़ा दूसरी उससे भी थे, तो उन्होंने धमकी दे रखी थी कि हम नीचे से नहीं ऊपर से नीचे आएंगे। ये कथक केंद्र की बिल्कुल अभी 2-3 वर्ष पहले की घटना है। ऐसा भी मान रहे हैं एक प्रोफेशनल ऐसा स्कूल जहाँ बिल्कुल आर्टिस्ट स्कल्प्ट करने का एक मूल उद्देश्य है, आपको डिग्री देने, इसलिए वहाँ की डिग्री का कोई अलग से किसी लिया ही नहीं उन्होंने कि हमें चाहिए इसकी डिग्री कहीं से, यूजीसी या कहीं से, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। और वहाँ आप चाह रहे हैं एंट्री, और वो भी ज़िद और धमकी से कि हमें आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो हम कैसे कहें कि भाई नाट्यशास्त्र में या और किसी आचार्य ने, या अभी छोड़ दो, हमारे अपने गुरु कह रहे हैं कि नहीं, ये इनको नहीं सिखा सकते। लेकिन पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। वहाँ ये भी कहा गया कि किस तरह से हो, तब प्रेक्षक क्या हो, प्राश्निक क्या हो, इसके भी लक्षण बताया उन्होंने। सबसे पहले हम प्रेक्षक की बात करें अगर, तो कह रहे हैं अव्यग्रैः इंद्रियैः शुद्ध ऊहापोह विशारदः व्यक्त दोषोनुरागी च स नाट्य प्रेक्षकः स्मृता यत्तुष्टौ तुष्टिमायाति शोके शोकमुपैति च दैन्ये दीनत्वमभ्येति च नाट्ये प्रेक्षकः स्मृतः। तो अव्यग्र, हमें से बहुत सारे ऐसे हैं अभी भी व्यग्र हो रहे होंगे कि बाप रे लंच टाइम हो गया, जाना है ये व्यग्रता नहीं, अपनी दैनिक जिंदगी की या उस समय की कोई भी परेशानियां लेके, मैं हालांकि ये भी कहा है कि नाट्य उन परेशानियों से, नृत्य उस परेशानी से आपको मुक्त कर देता है, मगर कम से कम जो तुरंत वाली परेशानियां हैं वो लेके तो मत आइए साथ में, शांत चित्त से जहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, कम से कम अभी समझते हैं नहीं समझते हैं वो सेकंड लेवल है, पर वो देखने के तो जाएं। और अगर खुद जाना है तो चुपचाप उठ के चले जाएं, बाजू वाले को तू चल रही क्या मेरे साथ, आप चल रहे हो क्या, ये ना करें। वो पहले ही कहते हैं कि ऐसी तरह से व्यग्र व्यक्ति कृपया न आए, शुद्ध चित्त के साथ आए। सबके साथ सब समस्या है, मगर फिलहाल उस समय के लिए आप थोड़ी शांति धारण करके आएँ। गुण और दोष का परख बार बार हम कल से कह रहे हैं, और मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि म्यूज़िक एंड डांस एप्रिसिएशन का कोर्स तो खैरागढ़ में होता है, क्रिटिसिज्म के बारे में वो उसका ही एक हिस्सा है, हालांकि कि हम पहले उसको किस नज़र से देखना चाहिए, नृत्य और संगीत को कैसे देखना, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स को, वो देखना सीखना शुरू करें, और उन्हीं में से और छन के और ऊंचे उठ के हमारे समीक्षक बनते हैं। तो ये मतलब नहीं कि जो परफॉर्मर नहीं बन सकता वो ही समीक्षक बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के गुण दोष को समझने वाला हो। यस तुष्टो तुष्टि मायति, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है मंच पर, अगर पात्र तुष्टि का अनुभव कर रहा है तो आपको भी आनंद और तुष्टि आए। अगर उसने शोक का प्रदर्शन किया, प्रदर्शन तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि शोक में पूरी तरह वो डूब गया तो फिर तो पात्र नहीं रहा, मगर शोक अगर वहाँ है, शोक या इस तरह की विगलन की अवस्था, तो वहाँ भी वही कुछ चले, यानी कि सहृदय हो। ये तो पहली एक अपेक्षा और पहली एक मैंडेटरी शर्त होती है कि पुतला बन के बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है मगर आप तो बस देख ही रहे हैं, जब ताली अगर कान में आवाज़ पड़ गई तो आपने बजा दी, वो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेक्षक के गुण या उनके क्राइटेरिया, उनके एलिजिबिलिटी का कहा है कि तभी घुसने देंगे। अब एक बात और होती है, वो भी ये जानते थे, हम भी ये जानते हैं, हम आज इनवाइट करके बुलाते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, अपने इष्ट बुलाते हैं कि तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। छोटा सभागृह है तो थोड़े में हमारा काम चल जाता है, लेकिन और मंच पे जिसको इनवाइट करना है वो तो उसका तो सिलेक्शन हम बहुत ठोक बजा के कर ले सकते हैं,
हमारे ही हाथ में है, किसको बुलाना है, गवाना है, नचाना है या बोलने का मौका देना है। आगे की 2-3 लाइन भी हम ही तय कर लेते हैं कि किसको बैठने का मौका देना है। न शक्यम अधमैर ज्ञातुम उत्तमानाम विशेष। अब ऐसे अधम चरित्र वालों से ये उम्मीद ना करें कि यहाँ चल रहे उत्तम कार्य को वो समझ के प्रतिक्रिया उसके अनुसार देंगे। तो बहुत सारा कुछ तो हमें अपेक्षा, सबसे पहले जीवन में भी कहते हैं बहुत अपेक्षा मत करो, दुखी पाओगे। उतनी अपेक्षा ना करें, पर जितना हो 4, 5, 6, 8 आप थोड़े प्रशिक्षित लोगों को और आपके पीछे वाले धीरे धीरे प्रशिक्षित होते जाएं, ऐसा एक समा, ऐसा एक वातावरण तैयार करते चलें। और इसकी जिम्मेदारी तीनों ही पक्षों को उठानी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने समीक्षक ही इसका जिम्मेदार है, ठीक रहा उसके सिर फोड़ें, नर्तक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या वो जो आ रहे हैं वो सब समझ के ही आ जाएं। ये मिला जुला प्रयास यहाँ भी है और करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि प्राश्निक क्या हो। प्रेक्षक जिसकी बात नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कर रहे हैं, उसका ही एक ज्ञानवृद्ध कहें, बहुत ज़्यादा समझा हुआ, बहुत ज़्यादा सीझा हुआ, अनुभव लिया हुआ व्यक्ति। और निश्चित रूप से ऐसा कम होता है कि भाई बहुत कम आयु में कभी कभी बहुत एकदम ऐसे कुछ अपवाद होते हैं, मगर आम तौर पे बहुत देखा सुना। कल बार बार बात हो रही थी, आपने भी कहा था कि सिर्फ देखो 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 देखो। एक बच्ची ने पूछा कि मैं अगर क्रिटिक के तौर पे कैरियर लेना चाहूँ, तो लीला जी ने कहा, आपने भी कहा, साई जी आपने भी कहा, सिर्फ देखो 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 और देखते रहो और लिखने की कोशिश करते रहो। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो ये भी कहते हैं ऐसा प्राश्निक विषय का, क्योंकि आप प्राश्निक हर विषय के नहीं हैं। आप राजनीति पे तो नहीं लिखते होंगे शायद, आप अगर संगीत में और उसमें भी पिन पॉइंट करके लीला जी अगर डांस पे लिखती हैं, तो उनकी छवि, उनका नाम डांस पे लिखने के लिए है। तो फिर सुनील भाई को पीएचडी करने की क्या ज़रूरत थी? ना करते। नैसर्गिक क्षमता है तो वो यूँ भी लिख लेते थे। ना होगा, अगर भगवान के हाथ में है, भाग्य के हाथ में, तो हो ही जाएगा नाम। मैं क्यों करूँ? बार बार ये भी बात उठती है कि हमारा प्रयास फिर कहाँ है? हमारा पूरा चित्त वहाँ लगे कि हमें उसमें अधिकतम जो हमारे लिए शक्य है वो कर देना है। अगर तो उसके लिए सार्थक प्रयास भी तो करने ज़रूरी हैं। मुझे मौका नहीं मिला, मेरे तो कोई सुनता नहीं, मेरे ही साथ क्यों भगवान ऐसा करता है, तो मैंने क्या किया वो भी तो देखना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं, उसके लिए भरत कहते हैं, और हर तरह से सिर्फ पुस्तक पढ़ के पढ़वा भय, वैसा वाला नहीं कि खाली पढ़े जा रहे हैं। आपको जीवन के हर पक्ष पे सोचना, विचारना, गहन चिंतन करना और संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सहृदय रहते हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो बड़े हम मीठे बने और घर में जाके वो नहीं चलेगा। कहते हैं चारित्राभिजनोपेता। धन्यवाद मंजरी जी। आप इतनी खुश होती हैं तो मुझे भी खुशी होने लगती है। मीठी सुर में एकदम। चारित्राभिजनोपेता शांतावृत्ता कृताश्रमा। बच्चों के लिए बहुत शांत वृत्ति वाले, मरे हुए नहीं, धीरज वाले। बार बार कर आज बात हुई, अभी मेरे ही पहले आपने कहा कि किस तरह से कई क्रिटिक्स ने इस तरह के कमेंट्स भी किए जो शायद अंदर तक जला देने वाले थे। मैंने उनका नहीं, कोई बात नहीं, वो उनको ऐसा लगा और ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों कहा। ये जो शांत वृत्ति है सम सुख और दुख में, वो एक रियाज से वो भी आती है। उसका भी रियाज, कुछ तो मूल होती है ईश्वर प्रदत्त, लेकिन कुछ उसके लिए रियाज भी करना होता है, अभ्यास भी डालना पड़ता है। ये जितने सामने बैठे हैं वो कभी नाराज़ नहीं हुए होंगे, कभी मस्ती नहीं की होगी, बस ऐसे ही पैदा होके आए थे, ऐसा नहीं है। ये भी धीरे धीरे बने। हाँ देखिए, साई तो कितने मस्त हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 25 साल बाद आप ऐसे रहेंगे। मान करे आप हमेशा रहें। पर तो कह रहे हैं चारित्राभिजनोपेता शांतावृत्ता कृतश्रमा। अच्छे चरित्र वाला, चरित्र की अभी मुझे फिर यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। चरित्र के को उसके विशद अर्थों में लें। शांत वृत्ति और कृतश्रमा, श्रम करने से पीछे ना हटें। श्रम किस को कुदाल लेके भिड़ जाए वो मजदूर का धर्म है, इसलिए उसको वो करना चाहिए। आपके लिए आपका धर्म क्या कहता है? लीला जी ने बार बार कहा, कल सुनील जी ने कि शुरू से लेकर, और मैं जब तक रही दिल्ली में, हर
उत्सव या महोत्सव में जब आप आती थी, अगर दिल्ली में रहती थी तो आप 10 मिनट पहले आके बैठती थी ऑडियंस, जबकि आते भी नहीं थी। लीला जी को मैंने हमेशा, और आखिर तक रहती थी। तो आपको वो मेहनत करनी है ना, आपको सब आता है, आप तो उस जगह पे पहुंच गए जहां आपको एकेडमी अवार्ड भी मिल गया और या आपको पद्म मिल गया, आपको क्या करना है? अब तो हम जो लिख देंगे वो तो जिसके लिए लिख देंगे उसकी खैर नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है। तो वो उनकी अभी भी वो प्रवृत्ति, वो एक जिज्ञासा, एक बाल सुलभ उनकी जिज्ञासा कि मैं देखूं, वो भी का एक स्वरूप है, वो श्रम करने की आवश्यकता। यशो धर्म पराश्चैव मध्यस्थ वयस्सान्विता। यश कैसे मिलता है? आपके गुणों से, उसके और आपकी वृत्ति होना। थोड़ा डरता भी है आदमी, अपयश ना हो उसके कारण भी अच्छा काम कर लेता है, मजबूरी में सही का, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर पशुवृत्ति भी भरपूर मात्रा में है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं तो हम वो इंसान ही नहीं है शायद फिर। लेकिन उस डर से कि अपयश ना हो, हम समाज में बहुत सारे ऐसे कामों को करने से बच जाते हैं। एक बार अगर आप पोजीशन ले लेते हैं, कहते हैं हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आप अच्छा ही फिर करने के लिए, चाहे अच्छे मन से और चाहे मजबूरी से, और ज़्यादातर फिर अच्छे ही होते चलते हैं। और मध्यस्थ वयसान्विता, मध्यस्थ वय क्या है देखो, इसीलिए ये प्राश्निक और आप प्रेक्षक, बच्चों बाल वय स्वाभाविक तौर पे कुछ चंचल, कुछ उतनी धीरज से सुनने की, वो आप अभी अभ्यास डाल रहे हैं, मगर आप अभी उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ आप पूरी तरह निर्लिप्त सब जगह से हो के आप इधर अगर त्राटक लगा दिया तो अर्जुन मछली की आँख जैसे आप सिर्फ वहीं, उसका भी रियाज होना। तो वो, और यहाँ मध्यस्थ वय इसलिए कहा कि वो वयोवृद्ध नहीं कहा, क्योंकि वो और बालक, वो शरीर के कारण, वो बुद्धि नहीं पर शरीर के कारण इतना समय नहीं दे सकता, उसकी शारीरिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, इसलिए वो उतना समय लगा नहीं सकता लगातार बैठने का। मध्य वय का ज्ञान वृद्ध व्यक्ति वहाँ होना चाहिए। ये हम 2200 साल पहले ये सब करके बैठे हुए हैं, हम कौन सा अभी नया क्रिटिसिज्म का एक चैप्टर खोल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को लागू करना ज़रूर करें और करना ही चाहिए, मगर हमारे पास सब कुछ है। मैंने पहले भी कहा कि भाषा के उच्छेद के कारण हम अपने ही टेक्स्ट से दूर हो गए, अपनी ही ज्ञान हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको फ्रेंच आती है, जर्मन भी आ जाती है, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल आती है। मुझे समझ में सब कुछ आया 2 दिन में, मैं बोलने की मैं उसमें बहुत अपने आप को असुविधा होने लगी मुझे, क्योंकि मेरी तो असल में शिक्षा ही नहीं हुई स्कूली। तो हिंदी तो सुनते सुनते आ गई, और अंग्रेज़ी भी अब सुनते सुनते आ रही है। हो सकता है 10-20 साल बाद मैं भी बोलने लग जाऊँ, इससे गुरेज नहीं है, मगर मैं अभिव्यक्त हिंदी में खुद को कर पाती हूँ। संस्कृत भी मुझे नहीं आती थी, पर पिछले 15-17 सालों में मुझे लगा कि मैं अनुवाद नहीं पढ़ूँगी, मुझे मूल पढ़ना है। और मैंने तो बस रामा रामू रामा 6वीं में पढ़ा था, उसके बाद तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। लिटरेचर के नाम पे ना हिंदी, ना अंग्रेज़ी, ना संस्कृत, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मेरी क्या गति होगी। तो वही गुरु मंत्र बहन जी ने दिया कि बस तुम पाठ करो, और वो पाठ करते 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 वो। और सही बात है कि अभिनव भारती ज़्यादा क्लिष्ट है, भरत ने तो बहुत आसान तरीके से लिखा है चीज़ों को, मगर भरत को समझने के लिए अभिनव भारती को समझना बहुत आवश्यक है। और अभिनव भारती को समझ सकते हैं। बार बार मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को जानते हो, आप परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मगर आप उसको जानते हैं अथवा नहीं, आप अपनी कला, अपने फॉर्म के दृष्टिकोण से भी अगर उधर घुसना चाहते हैं, तो आप सिर्फ शास्त्र पढ़ के और रट के और ढेर सारे श्लोक, मुझे नहीं याद रहते, मैं तो श्लोक पढ़ के सुना रही हूँ आपको, मगर मैं अगर अभी मैं बोलूँ तो महापंडिता हो गई, ऐसी बात नहीं, मैं उसको जानूँ नहीं करना, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रयोग के पीछे शास्त्र था और है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। शास्त्र का दिशा निर्देश अवश्य करता है अगली पीढ़ियों का, मगर शास्त्र पहले बन गया, उसके बाद हमने उसके अनुसार करना शुरू कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं था, कभी होगा भी नहीं। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने फॉर्म को लेकर के हम जब तक उसके लक्ष्य को, उसके लक्ष्य मतलब उसका जो परफॉर्मिंग उसका एस्पेक्ट है, उसमें हमारे पैर ज़मीन पे नहीं टिके होंगे, तो हम सिर्फ त्रिशंकु की भांति हवा में लटके रहेंगे। तो एक तो ये बात, फिर कहते हैं षडंग नाट्य कुशला, ये सारे का सारा प्राश्निक के लिए बात है, कितना कितना उसको करना चाहिए। प्रबुद्धा शुचया समा, शुद्ध चित्त वाला और स्पॉन्टेनिटी, यहाँ अक्सर उपज में हर नृत्य में होता होगा। मैं उपज को कभी नहीं मानती कि वो फुटवर्क का काम है, उपज हर अंग में होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। कहते हैं कि हमेशा ही हो जाती है, हम तो ऐसे महान कलाकार हैं, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानती, बेकार की बकवास है।
उपज के साथ भी आप बराबरी से बजा लो, पढ़ंत भी कर लो। और सिर्फ कथक में ऐसा होता नहीं, कथक को सिर्फ दोष ना दें, मैं माफ़ी चाहूँगी। हम समग्र रूप से नृत्य की बात कर रहे हैं और दूसरे नृत्य को जाने बिना तो उसके बारे में समीक्षा ना करें, खुद भी समझ लें पहले कि वो वास्तव में है क्या। इसी प्रसंग में मैं एक बात अभी याद आ गई, ध्रुपद हमारे यहाँ आज नहीं नाचा जा रहा मैडम, माफ़ी के साथ कहूँगी। ध्रुपद 14वीं शताब्दी से नृत्य सहकारी ध्रुपद की रचनाएं होती थी कथक के साथ नाचने के लिए। ध्रुपद नृत्य के तौर पर इसका नामकरण तो सभी शैलियों का भी 1940-50 के आसपास हुआ है। बहुत माफ़ी के साथ कहूँगी, मगर हम आज विशेष कुछ काम कर रहे हैं और ये अप एंड डाउन हर शैली में आता है कि कभी कुछ चीज़ें छूटती हैं, फिर आगे नई आती हैं। नई हम समझते हैं, वो होती नई नहीं है, वो उसी का एक संवरा हुआ रूप रहता है। बीज के बिना तो कुछ भी नहीं है, और बीज अनंत काल से था। हम बात करते हैं आज के समय में इस सेगमेंट के कोई फॉर्म किस रूप का है, उसको हम कितने पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं, बस उतना ही हमारा काम है। उससे हमारी ताकत और लियाकत भी नहीं है, उसका अहम कर ही नहीं सकते। चतुरातोद्य कुशला वृत्त ज्ञा तत्वदर्शना, तत्व को समझने वाला, उसकी आत्मा तक जाने वाला, उसके मूल भाव को समझने वाला। और सभी प्रकार के आतोद्य, चारों प्रकार के वाद्यों का कम से कम हमें बजाने गाने लग जाएंगे। समीक्षक तो बेचारे ऐसा नहीं कह रहे हैं, आपको समझ में हो। और लीला जी को मैंने अक्सर सुना, इसने हमारे वहाँ पर होता था तो अरे परेशान हो जाती थी वो कि विजय जी का नाम नहीं, सॉरी, सितार उतर गया। और मैं एक मज़ेदार बात बताऊं, मैं सिर्फ कथक के परिप्रेक्ष्य में कहूँगी और ऐसा हर जगह है, क्योंकि अब ये ज़्यादा प्रबल हो गया कि हमें तो बजाने के मिलते हैं पैसे, मिलाने के नहीं मिलते। मैंने कहा ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि मिला हुआ साज, तो आप उसको संस्कार ये देंगे, उसको तो पता नहीं है, तब वो नाचेगा और उसका क्रिटिसाइज उसको किया जाएगा, जिसको नकारात्मक के तौर पे मैं बोल रही हूँ। तो उसकी क्या गलती है? उसको तो ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि मिला हुआ साज या सुरीला तबला या सारंगी या सितार या सरोद या एक्सवाइज और होती कैसे चीज़ें, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये मुझे पैसे बजाने दिए हैं, मैं नहीं। और आप किसी बड़े के साथ तो आप हिम्मत नहीं कर सकते ऐसे मजाक करने का। आप अपनी भड़ास ऐसे अवसरों पर निकालते हैं जहाँ की पूरी संस्था भी बदनाम होती है। और जहाँ हम मर्यादा की बात कर रहे थे कल, हर चीज़ की, आज सुनील भाई ने भी कहा कि एक मर्यादा तो मेंटेन करना। आप भरी सभा में उठ के उस वक्त उनको डांट नहीं सकते, ज़्यादातर नहीं होता, इशारा ही करते रह जाते हैं कई बार तो हम लोग। और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ लाइट रखो वहाँ अंधेरा, तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा है। ये भी एक सुविधा है, देखना ही पड़ेगा आपको, और आप क्या कर रहे हैं हमको मतलब नहीं है, बाद में तो आपको जो करना है कहो, हम भी सुन लेंगे। देश भाषा विधानज्ञा शिल्प प्रयोजक, सभी भाषाओं का मतलब कम से कम, बार बार उठी है बात की लोकल लैंग्वेजेस में भी किया जाए, तो कम से कम 1, 2, 3 भाषाएं आप उसको या उसके अंदर के विधान को समझें। कला का टोटलिटी में जो शिल्प है, और उस शिल्प में नाचने का ही जैसे एक समग्र रूप से बहुत सारे शिल्प हैं। नाचना सिर्फ अकेले नर्तक का एक काम है ऐसा नहीं, उसके साथ उसका स्टेज डेकोरम है, उसके म्यूजिशियंस हैं, ये सभागार, आपको पीछे फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी, कभी कभी होता है कि ये फुट माइक काम नहीं कर रहा है, अगले दिन पेपर में जाता है कि वो तो उसने, अब वो हर कोई तो आप लोगों के स्तर का नहीं होता ना लिखने वाला, उसके तो पैर ही नहीं बोल रहे थे। आपने ये क्यों नहीं कहा कि माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन कभी कभी वास्तव में नहीं होता, कभी कभी कराया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। अमुक गुरु का शागिर्द नाच रहा है या अमुक व्यक्ति नाच रहा है, दूसरे को जलन है, उसने उसको कम करा दिया। और ऐसा सिर्फ कथक, ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कथक में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हर जगह होता है ये उठापटक। तो उस चीज़ को समझ पाते हैं क्या? हर लिखने की बात को समझ पाता है कि समस्या है कहाँ? वो समझने के लिए जानना ज़रूरी है। और स्पॉन्टेनिटी सिर्फ इधर देखने की नहीं है, इन सब चीज़ों के प्रति भी आपकी आँख नाक इंद्रियाँ खुली हों, आप पकड़ सकें चीज़ को। शब्द छंद विधान ज्ञा नाना शास्त्र विचक्षणा, जो उसके सहकारी जितने भी चीज़ें हैं, सहकारी शास्त्र का मतलब सहकारी कलाएं, किसी एक कला से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको एक होनी चाहिए फेयरली। एवं विधासु कर्तव्य प्राश्निका नाट्य दर्शन, इतनी सारी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, आप आम आदमी नहीं हैं। इतना सब आपको, मतलब आपने अगर ये कैरियर बेटा जिसने पूछा था लिया है तो अभी से शुरू हो जा। वो समय ठीक था और आप लोगों ने तो तब होती भी थी रात रात की सभाएं, अब आपको देखना सुनना उतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो आपको खुद भी मेहनत करनी है। और नाचने वाले को सिर्फ नाच ही देखना चाहिए ये किसने कहा? आप गाने के प्रोग्राम नहीं सुन सकते, वादन के नहीं सुन सकते, नाटक नहीं देख सकते, तो फिर आप भूल जाइए। ये सब सहकारी कलाएं हैं, एक दूसरे का पोषण और एक दूसरे भूलती चलती हैं। इन सब को देखने की नज़र, सुनने की तमीज़ पैदा करनी होगी और तब धीरे धीरे बढ़ना होगा।
अब एक बात और, इतना सब आपके ऊपर कहा तो मगर भरत भी कह रहे हैं कि इतना सब एक जिंदगी में होना थोड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं न चैवेते गुणा सम्यक एकस्मिन् प्रेक्षके स्मृता विज्ञेयस्यात् प्रमेयत्वात् अल्पत्वात् आयुस्तथा। एक ज़िंदगी मनुष्य की तो थोड़ी छोटी है और इतना सब शक्य नहीं है। एक्सेप्शनल केस होते हैं जो सब कुछ ही कर डालते हैं, मगर फिर भी तो आपका अपना मुख्य विषय है वो तो आप उतना तो ज़रूर करें, जो और जितना और आप कर सकें वो भी करें। मगर जब ऐसा कुछ हो जहाँ आपकी अपनी मति किसी राय देने में थोड़ी शंका हो रही है, तो आप अपना अहम त्याग कि नहीं मैं तो इतना बड़ा राइटर हूँ या लिख रहा हूँ, मैं वो छोड़ के आप विषय वालों से पूछें, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो उस विषय का, उससे जान लें आप, उसकी राय ले लें आप। और एक हम तो सामान्य तौर पे ये भी सुनते हैं ना कि एक ही डॉक्टर से राय नहीं लेना, कम से कम 3 से ले लो। तो फिर जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में जाने वाली है तो 3-4 लोगों से पूछ ही लो, क्या हर्ज है। आजकल ये बड़ा फैशन है टीवी में ऐसे करके किसी से भी पूछते रहते हैं कुछ। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? फिल्मों में वो क्या कौन कौन है हीरो, उनके बारे में, हीरोइन के बारे में कि कैसी थी वो, कैसा था, तो कोई कहता है उसके बाल अच्छे थे, उसका एक्टिंग ऐसा ये वो। हम अपने कार्यक्रमों में अपनी कलाओं के लिए भी ये बात बच्चों से पूछने से थोड़ा उनको भी रहेगा कि आप लोग पलट के उनसे पूछते हैं, उनकी राय भी लेते हैं, तो ज़रा सजग होकर देखेंगे, क्या पता ये लोग कुछ पूछ बैठें। उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए वो एकदम सन्नद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं इतने पर भी अगर ना हो, मामला ना सुलटे, तो भी ना लिख मारें। इसके बाद क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इतने पर भी अगर आपको संशय, आपको अपना ये बात तो हमेशा हर किसी के साथ है, सिर्फ प्राश्निक के साथ नहीं है, ज़िंदगी में भी मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमारी अपनी कोई एक नैदारी हर ज़िंदगी में हर क्षण रहती है, और उस हर क्षण आपको एक सन्नद्ध होके तटस्थ भी रह के लेकिन चिपक के भी उस चीज़ से चलना पड़ता है, उसके लिए सजग रहना पड़ता है। तो कहते हैं संघर्षे तु समुत्पन्ने प्राश्निकान् सन्निबोधत यज्ञविन् नर्तकश्चैव छंदो विच्छब्द वित्तथा अस्त्र विचित्रकृत द्वेष्या गांधर्वो राजसेवक। अब ये इन्होंने कैटेगरी ढेर सारी अपनी दे दी कि अगर आपको उतने पर भी समस्या का समाधान ना हो रहा हो, जहाँ से आपको पूछना हो, तो ये लोगों उन्होंने बता दिए यज्ञ करने। अब वो नाटक के भी प्रसंग में ऐसे थे या हम भी, तो कैसे अगर मान लीजिए हम लोग नृत्य में ही दिखा रहे हैं, यज्ञ का अभिनय कर रहे हैं, हमको और अच्छा उसको करना है, उसके क्या किस तरह के विधान होते थे, किस तरह से उसकी विक्षेप हाथों का और किस तरह से वापस होता था, मंत्रोच्चार साथ वो अगर समझना है, हम किसी याज्ञिक से पूछना तो ज़्यादा अच्छा हम फॉलो करेंगे उदाहरण के लिए। उसी तरह की चीज़ें भाषागत अगर हो, आपको समझनी हो, तो आप छंदशास्त्र की ज्ञाता से समझ लें, भले ही वो संगीत शास्त्र का ज्ञाता ना हो, तब भी आपको बता देगा कि वो पद रचना शुद्ध है अथवा नहीं है। तो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन लोगों का सहायता आप उनकी ले सकते हैं। अब एक चीज़ उन्होंने और कही, इतने सब के बाद प्राश्निक कहाँ बैठे, के आप कहाँ हैं? पीछे कल से बैठे हुए हैं, ये शास्त्र में नहीं मना किया गया। मैं कल से कह रही थी कि सुनील भाई आपको आगे बुला रहे थे, लेकिन इसको क्या कहते हैं कि मजाक नहीं है, सीरियसली कह रही हूँ। वो कहते हैं कि नाट्यासनय दूर संस्थितैः है प्रेक्षकैस्तु भवितव्य। और यहाँ जब उन्होंने प्राश्निक और प्रेक्षक दोनों को ऐसा किया, तो वो नीचे कहा भी है कमेंट्री में कि यहाँ प्राश्निक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेक्षक को आप समझे, नाट्यासनय दूर संस्थितैः प्राश्निकस्तु भवितव्यम तेषाम आसन योगो 12 हस्त स्थितः कार्य। 12 हाथ की दूरी पे, 12 हाथ की दूरी पे से ज़्यादा दूर मत जाओ, आपको हर तरह का देखना है ना। अभी तो हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं कि हम बड़े स्क्रीन्स लगा देते हैं इत्यादि इत्यादि, मगर फिर भी अब इतना सब हो जाने के बाद आप फुल प्रूफ ऐसे हो गए, आपको जिम्मेदारी भी मिल गई और हम सब आपको देख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं अगले दिन पेपर में, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप इतने सब तरीके से होने के बाद, जानकार होने के बाद और लैस होने के बाद हर उपकरण से, आप जब कलम उठाएंगे तो आपका कर्तव्य क्या लिखने का बनता है, उस पर भी वो पहले से कह गए कि ये करना चाहिए। कह रहे हैं कि घात और सिद्धि दोनों ही के लिए इतना सब उठापटक होती है। जो कर रहा है प्रयोक्ता, उसका ये लक्ष्य है कि सिद्धि हो, मतलब सक्सेस हो, हर तरह से प्लॉट मिले और आगे तक याद रखा जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको पैर खींचने वाले कोई नहीं है।
तरह तरह से पैर खींचने वाले होंगे, कोई मुंह पे बहुत मीठा बोलेंगे लेकिन लाइट्स कट ऑफ कर देंगे, माइक्रोफोन कट ऑफ कर देंगे, या कुछ ऐसा कर देंगे कि आप स्लिप हो जाओ, किसी जानवर को दौड़ा देंगे, कुछ नहीं हो तो चूहा फेंक देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। और ये भी होता है कई बार कि इसके बाद जो लिखने वाले हैं, आम तौर पे जो अभी अभी शुरू हो रहे हैं, वो कई बार ऐसे भी पढ़ने में आता है कि उस समय तो लाइट ऑफ हो गई, उस समय तो ये हो गया, उसका नर्तक का क्या दोष है, या प्रयोक्ता का क्या दोष है, या चूहा आ गया तो वो अगर उछल गई तो वो उसको उछलना नहीं चाहिए था, वो अपने पॉस्चर में खड़ी रहती है, वो एक स्पॉन्टेनियस उसका एकदम से वो हो गया, उसको लेकर मेंशन करना। उससे उन्होंने कहा कि क्योंकि आप इतने स्थिर चित्त और इतने गंभीर और इतने ज्ञान को लेकर के आए हैं, तो आपको वहाँ मतलब वो निर्देश दे रहे हैं, आप वो मानते हैं कि आपको ये मालूम है, मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि यानी विहितानि पूर्वम सिद्धि स्थानानि तानि लक्ष्याणि, मैंने जितने सिद्धि स्थान कहे हैं वो सब तो हैं घाताश्च लक्षणीया प्रयोगतो नाट्य प्रयोगे तू। घात भी हैं इस तरह के, जिसका मैंने आपको एक अनुवाद सिर्फ छोटा सा बताया। सिद्धि और घात दोनों की गणना आप हमेशा पैड लिखते चल लो, बहुत अच्छी ही बात है, और ये तब से चल रही है, तब से कही भी गई है कि आप कैटेगराइज कर लें चीज़ों को कि ऐसी कौन कौन सी घात हैं जो व्यक्तिगत उस पढ़ंत करते करते भूल गया, या अगर उसके कंपनीज ने कुछ बजाया और नाचना भूल गया, या अभिनय है ही नहीं, हस्त मुद्राओं का प्रयोग है नहीं, तो वो नर्तक का दोष है। लेकिन अगर लाइट्स चली गई, पर्दा अचानक गिर पड़ा, कुछ और घात हो गया, या किसी ने इस तरह का कुछ कर दिया जो आपकी भलाई नहीं चाहता, आपके कार्यक्रम को नीचे करना चाहता है, तो उसको भी आप समझते हुए मेंशन अगर करना चाहते हैं, या तो उसका जो प्रयास था या दुष्प्रयास था उसको आप ज़्यादा उजागर ना करें, वो कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस सब में सबसे बड़ा खतरा और जो सबसे निम्न जो एक बात है जिस पे मैं समझती हूँ मिस लाल, कल हम जब जा रहे थे तो आप बात कर रही थी किसी लेख के संबंध में कि उनका कोई एक लेख किसी और ने बिना क्रेडिट दिए, आप ही कह रही थी शायद, लिख दिया और आपको भी वक्त नहीं मिला है बात करने के लिए। ये बात भरत भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा नीचा काम कोई हो नहीं सकता, बहुत घटिया काम है कि आप किसी की चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसको क्रेडिट, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके कॉन्सेप्ट को भी लें, उसके अभिनय के तरीके को, उसके नाचने को, उसके गाने को, सब कुछ आप कर सकते हैं, मगर आप उसका क्रेडिट दीजिए। हम अपन लोग मोटे तौर पे कहते हैं ना कि एक बोल गुरु से सीखा तो उसका नाम लेके करो। हमने अगर किसी गुरु से सीखा उसके बाद कोई एक चीज़ भी अगर सीखी तो कहते हैं कि ये दबा के मत नाच जाओ, बोल के नाचो। तो वो यही कहते हैं कि ये सबसे घटिया काम है जिसके लिए भर्त्सना समीक्षकों के द्वारा ज़रूर की जानी चाहिए, और इसके लिए समीक्षक को भी पता होना चाहिए, वो अंतर करना आना चाहिए, उसको भी वो फॉर्म्स के अलग अलग शेड्स के बारे में जानना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि एक और बहुत अच्छी चीज़ इस मामले में आज भी सुबह उठी थी कि हम बाह्य स्वरूप की बात करते हैं या स्त्रियों के शरीर को लेकर के बात उठी थी, और सुनील भाई ने और लीला जी ने भी बहुत बढ़िया उसकी व्याख्या की थी कि क्यों नहीं उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसमें नाट्यशास्त्र में तो नहीं, सांख्य में कब कथा मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊँगी, पर मैंने 2 लक्षणों की बात पढ़ी थी कभी किसी प्रसंग में, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो सांख्य दर्शन ने बहुत अच्छी ये एक बात कही गई है वहाँ कि स्वरूप क्या है। मोटे तौर पे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि स्वरूप मतलब ये स्वरूप सामने दिख रहा है, जो तटस्थ पे तो गई नहीं मैं उस वक्त, स्वरूप पर नहीं जब पढ़ा तो कि स्वरूप उसका अपना रूप, जो उसका अंदर का उसका आंतरिक लक्षण है, उसका वहपन है, उसकी जिसका सोल, जो बार बार आप भी अभी जिक्र कर रही थी कि जो सोल है उसका वो उसको परखना समीक्षकों को बिल्कुल आना चाहिए। बाहर से जो कुछ भी हो जाए, ये तो घात प्रतिघात की बात अलग ही हटा दें, सब कुछ अच्छा चल रहा है और ढेर क्लैपिंग मिल रही है और कई 10 लोगों ने भी अगर अच्छा लिख दिया तब भी एक समीक्षक, अगर कई बार हम कहते हैं ना कि कभी कभी बिना जाने भी लिखता है, जिसके उदाहरण आपने दिए, मगर अगर जानकार समीक्षक अगर उस बात के अंदर के मर्म को समझता है तो वो दिग्भ्रमित नहीं होता बाहरी आवरण से। तो वो ये कहते हैं कि तटस्थ लक्षण तो स्वरूप लक्षण तो वो है जो उसकी उस वस्तु, व्यक्ति या फॉर्म की आत्मा है, उसका अंदर का ढांचा है। मोटे तौर पे बच्चों के लिए बिल्कुल मैं कोई गहरी बात में नहीं जाऊंगी, हम लोगों का ये शरीर का अंदर एक स्केलेटन है, गाय का अलग है, हम लोगों के स्केलेटन के ऊपर अलग ढंग से चमड़ी, मांस और हमारे नैन नक्श हैं, पर हम सब मनुष्य हैं।
तो हमारा अंदर का ढांचा हमारे वहपन को तय कर रहा है। बहुत मोटी बात करें, अब मैं वो आत्मा और इनविजिबल उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन उस तरह का पशु जो हॉरिजॉन्टल उसका है और उसमें भी वो गाय ही है, तो वो और ज़्यादा जानने वाले उसको भी बताएंगे क्यों है। तो इस तरह के जो मोटे लक्षण के अंदर की चीज़ को पकड़ना और समझना, और तटस्थ लक्षण जो है, तो तटस्थ हो गए वाली बात कैसे? तटस्थ वो है प्राश्निक के लिए विशेष रूप से कि आप बाहरी चमक दमक ग्लैमर और आपको जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो आम ऑडियंस तो उससे प्रभावित होकर अरे क्या बात, ये कॉस्ट्यूम बदल दिया, वो लाइट आ गई, ये म्यूज़िक और पता नहीं क्या क्या और भी ढेर सारी चीज़ें, वो आपको दिग्भ्रमित ना करे। आप उसके प्रति तटस्थ भाव समभाव से देखते रहें, आप उसके अंदर की चीज़ को ही सिर्फ देखें। ये ज़रूर हो सकता है और होता भी है और होना चाहिए कि प्रयोक्ता का स्वयं का संज्ञान इस तरफ होना चाहिए और उसकी प्रवृत्ति भी एक तरह से स्वरूप लक्षण जो बदलने वाली चीज़ नहीं है उसकी तरफ विशेष होना चाहिए, बाह्य आवरण की तरफ उसको प्रभावित नहीं। और इसीलिए हम अपने शास्त्रीय नृत्यों में आहार्य की बात पर हमेशा कहते हैं कि हमें वैसे भी कहा गया कि नृत्य में 3 अभिनय प्रधान है, आहार्य का प्राधान्य नहीं कहा गया है। वो इसीलिए कि कॉस्ट्यूम नहीं होता ऐसा नहीं है, कॉस्ट्यूम एक हमने रखा है, नाट्य की तरह पात्र के हिसाब से बदलता नहीं चलता, लेकिन वो जो एक फिक्स कर दिया गया हम लगभग उसमें रहते हैं, क्योंकि वो उस डांस फॉर्म की आइडेंटिटी हमने स्वीकार कर ली, एसोसिएशन हमारा उसके साथ है। फ्रॉक और चूड़ीदार हो रही है, आज कथक नाच रहे हैं, भरतनाट्यम वो फैन वाला लेके आ गया तो भरतनाट्यम है, वो एक आम तौर पे आम दर्शक भी उसके साथ एसोसिएट करता है, उसको जानता है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन आज के प्रभाव में आकर अगर कोई यंग डांसर करता भी है, उसको करना नहीं चाहिए, उसको संस्कार और उसके गुरु की पकड़ उसमें ऐसी होनी चाहिए कि वो हिम्मत ना करे ऐसे करने की। पर अगर करता है तो भी आप लोगों से ये फिर अपेक्षा होती है कि उसके बहाव में बह के उसके मूल तत्व को नज़रअंदाज, और ज़्यादातर नहीं भी करते, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें बह जाते हैं, उसकी तारीफ़ हो जाती है, उसके अंदर का कंटेंट नहीं नाचा नहीं किया, मूल बोल नहीं नाचे गए, अभिनय नहीं था उस पर, कई बार नहीं भी कहा जाता। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि आप एक तरह से प्रयोक्ता के पथ प्रदर्शक हैं। अच्छा कह के भी उसके लिए भी भरत कहते हैं कि किस तरह से कहें आप पॉजिटिव मोड से शुरू करें, एक सकारात्मक बात से कि ये वाह। अभी ही थोड़ी देर पहले कह रही थी आपके शमा जी, आप कह रही थी क्या, मैं मिस कर रही हूँ कि हाँ नहीं शमा जी शायद नहीं, हाँ ठीक है ठीक है या ऐसा या बहुत अच्छा, हाँ। तो ये जो एक एक्सप्रेशन था उसको भी वो पकड़ना सीख लेंगे, उनको संस्कार उसका भी मिलना ज़रूरी है कि हम संगीत में मार काट में नहीं उतरते, हम बड़े मखमली भी लगा सकते हैं और लगाना चाहिए, कि आप क्यों नहीं लगाना चाहिए, लगा देना चाहिए ज़रूरत पड़ने पर। तो वो कहने का भी तरीका वो पॉजिटिव मोड से शुरू हो, लेकिन नकारात्मक खरी बात, क्योंकि आप शब्द शक्ति के धनी लोग हैं, आप भाषा पे पकड़ रखने वाले लोग हैं, अपनी बात को खूबसूरत तरीके से कहने का अंदाज़ ही आप रात दिन जी रहे हैं उसमें, तो आप खूबसूरती को भी उभार सकते हैं और नकारात्मक चीज़ को विभत्स तरीके से ना कहते हुए भी ऐसा कटीले ढंग से कह सकते हैं कि आदमी दोबारा ना करने पे ज़रूर मतलब 10 बार सोचे। ये बहुत ज़रूरी है, ये वो भी कह रहे हैं। तो अगर प्रयोक्ता बाह्य चीज़ों से प्रभावित होकर उसके बहलावे में आके जाता भी है तो आप उसका पथ प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ प्रेक्षकों को संस्कारित करते चलेंगे और कलाओं के मूल रूप के संरक्षण में भी ये त्रिविध भूमिका आपकी है। तीनों प्रकार से आप कला के उसके मूल रूप आपने बहुत और लगातार देख रहे हैं आप उस विशेष कालमान कालखंड में भी आमतौर पे जो लोग नहीं जितना देखते उससे कई गुना ज़्यादा आप देखते हैं, उसमें हर तरह का अच्छा बुरा सामान्य सब देख रहे हैं। तो वो तीनों तरह की जिम्मेदारी आप लगातार लेके चल भी रहे हैं और उसको हमें भी समझना है, नर्तक को भी प्रेक्षक को भी। मेरे ख्याल से इससे और ज़्यादा क्या कहना चाहिए पता नहीं। अरे रायगढ़ घराना कहाँ से आ गया? हाँ चलिए लंच के लिए चलते हैं। कह रहे दिगिट देत्त देत्ता गेगेत कृतनम कृतनम तड़देत्ता तड़न्न कित गिदिकना गत देंता तागिट तित धड़न दिगिदिगनान तित धड़न देत्ता दिगन देत्ता कत्ता तान देत्ता ता देत्ता किट तान धा तड़देत्ता देत्ता किट तान धा तड़देत्ता देत्ता किट तान धा। गज विलास